नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का अपन टॉपिक जो अपना है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो पहले अपन रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में कैसा होता है कि एक कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया जाता है। क्या होता है? कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या होता है। उसके अंदर कोई रिएजेंट जो है वो अटैकिंग रिएजेंट होता है। इससे सबसे पहले मध्यवर्ती बाय प्रोडक्ट बनते हैं, इंटरमीडिएट, जिन्हें बाई प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और ये फाइनली जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक रिएक्शन मैंने आपको सामने रखी है। अब इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट दो हैं। दो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं साहब? एक रिएक्टेंट तो ये रहा सबस्ट्रेट, और एक रिएक्टेंट है आपका रिएजेंट। अब देखो रिएक्टेंट को आप कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा जो है रिएजेंट है। इसको डिसाइड कैसे करोगे? तो बहुत आसान है इसको डिसाइड करना। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कोई नया बॉन्ड बनेगा, जो सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड है उससे नया बॉन्ड जो है वो प्रोडक्ट में बनेगा। अगर प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड में अगर कोई रिएक्टेंट कार्बन सप्लाई करता है, क्या करता है? कार्बन की सप्लाई करता है, तो उस कार्बन की सप्लाई करने वाले रिएक्टेंट को हमेशा सबस्ट्रेट कहा जाता है। प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन की श्रृंखला प्रदान करेगा उस रिएक्टेंट को हमेशा सबस्ट्रेट कहा जाता है। और जो बच गया रिमेनिंग रिएक्टेंट जो है वो आपका क्या कहलाता है? रिएजेंट कहलाता है। तो कोई आपको रासायनिक अभिक्रिया दे दे, उसमें आपको सबस्टेंट और रिएजेंट पहचानना हो तो बहुत आसान है। जो कार्बन देता है प्रोडक्ट के अंदर, न्यू बॉन्ड के अंदर कार्बन की सप्लाई देता है, उसको सबस्ट्रेट काउंट करिए, जो बच गया उसको आप रिएजेंट काउंट करोगे। तो ये आपको समझना है। अब मैकेनिज्म के अंदर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे आपको पढ़ना है कोवलेंट फ्यूजन से। पहली मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल है वो है अपन पढ़ते हैं फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसके फ्यूजन से अपन समझते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड का फ्यूजन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो हेटेरोलाइटिक होता है और एक होमोलाइटिक होता है। हेटेरोलाइटिक में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो पूरा का पूरा पेयर किसी एक एटम पे चला जाएगा। और होमोलाइटिक में क्या है? जो बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जैसे आप मान लो कि ये कोई बॉन्ड है ए और बी के मध्य, ठीक है, इन दोनों इस बॉन्ड के मध्य जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर अगर किसी एक एटम पे चला जाए और एक एटम पर इसकी कमी हो जाए, तो इसको आप नेगेटिव चार्ज दोगे, इसको आप पॉजिटिव चार्ज दोगे। तो इस प्रकार के फ्यूजन को हेटेरोलाइटिक कहा जाता है। और दूसरे में क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ठीक है, पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चला जाए, तो इस प्रकार के फ्यूजन को होमोलाइटिक फ्यूजन कहा जाता है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। सबसे पहला फ्यूजन अपन पढ़ते हैं हेटेरोलाइटिक। तो हेटेरोलाइटिक मैंने आपको बता ही दिया कि ये मान लो कोई बॉन्ड है ए और बी के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन एक है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा है, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर अगर किसी एक एटम पे चला जाए तो इस प्रकार के फ्यूजन को हेटेरोलाइटिक कहा जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन का पेयर चला जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो ये चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हेटेरोलाइटिक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, जिनको अपन बोल सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के वो किसी एक एटम पे चले जाएं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जिसे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, और दूसरे के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है। ये बेसिक्स कंसेप्ट है हेटेरोलाइटिक का। अब अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये ए और बी का एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं CH3Br का। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, थोड़ा बड़ा, H3C इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें क्या करना है, पूरे पेयर को एक एटम पे डालना है। ठीक है, अब आपको पता है ब्रोमीन की जो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होगी, तो पूरा का पूरा पेयर जो है वो इस ब्रोमीन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। और ये कार्बन जो है वो आपका कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन मैंने लिख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज वाले आप कार्बन के अंदर देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कौन सी है, कितनी है, 6, यानी कि इसे बोलते हैं 6-स्टैट। ठीक है, 6-स्टैट होती। चार्ज इस पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जहाँ पर भी आपको कार्बन पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिले, इसको हमेशा जो है ये मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है। मोर एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होता है, स्थायी जो है वो कम होता है। अब मोर एक्टिव होगा तो आपको मैंने बेसिक फंडा बताना है ना, जहाँ C+ आ जाए वो रिएक्शन में दौड़ के भाग लेता है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आके गिरेगा, कोई नेगेटिव पार्ट आके गिरेगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और रिएक्शन को पूर्ण कर देगा। अपने को उस गहराई में नहीं जाना, अपने को बेसिक फंडा समझना है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर होगा तो कार्बन के ऊपर आ गया आपका धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन को अपन सेक्सटेट यानी कि उसको षष्टक बोलते हैं हिंदी में। इस पर जो चार्ज कौन सा पॉजिटिव है, ये हमेशा इस कंडीशन के अंदर मोर एक्टिव होगा। अगर कोई चीज़ मोर एक्टिव होती है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। अब आता है इसके नामकरण को लेकर कि इसका नाम क्या रखें। देखिए, इसको अपन नाम रखते हैं कार्बोकैटायन। इसको क्या नाम रखा जाता है, कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, कैटायन। और क्या कार्बन का है तो कार्बोकैटायन। और पुराने समय में इसे कार्बोनियम भी कहा जाता था। तो ये इसके दोनों नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ पर कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको या तो कार्बोकैटायन बोलिए या कार्बोनियम बोलिए। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर H3C+ जो है कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है, मिथाइल नाम डाल दो, मिथाइल कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोनियम। ये इसका नामांकरण हो गया। नामांकरण भी आप आसानी से समझ जाओगे। जहाँ C+ है वहाँ पर आउटर सेल में कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और इस कंडीशन के अंदर आपको कार्बोकैटायन मोर एक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा। और मिथाइल मैंने डाल दिया तो इसका पूरा नाम अपन लिखना चाहें तो मिथाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा या मिथाइल कार्बोनियम बोल सकते हैं। ऐसे ही इसका नाम भी आप रख सकते हो C2H5+ का इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ इथाइल डाल दोगे, इथाइल
कार्बोकैटायन या इथाइल कार्बोनियम। आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कार्बोकैटायन क्या है। ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वो कार्बोकैटायन होगा। अब कार्बोकैटायन भी कई प्रकार के होते हैं, अर्थात ये 1 डिग्री भी होते हैं, 2 डिग्री, सेकेंडरी और 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। इन्हें प्राइमरी कैटायन कहा जाता है। प्राइमरी, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन, इन्हें सेकेंडरी और इन्हें टर्सरी कार्बोकैटायन कहा जाता है। देखिए 1 डिग्री वो होता है ऐसा कार्बन, ऐसा कार्ब पॉजिटिव या कार्बोकैटायन जो सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, जैसे CH3CH2+। ये क्या है? कार्बोकैटायन है। ये कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? ओनली 1 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन कहा जाता है। फिर 2 डिग्री में आ जाओ, जिसमें कार्बोकैटायन 2 एल्किल समूह से घिरा हुआ हो तो उसे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहा जाता है। जैसे मान लो ये कार्बोकैटायन है, इसको आप 2 एल्किल समूह से इस तरह से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी। 3 डिग्री टर्सरी में क्या होगा कि आपको कार्बोकैटायन रखना है और कार्बोकैटायन को 3 एल्किल समूह से बांध दो या 3 एल्किल समूह से घिरा हुआ हो तो ये आपका टर्सरी या तृतीय कार्बोकैटायन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार लगा के मैं आपको समझा देता हूँ। कार्बोकैटायन से जो ये एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ ये 3 जुड़े हुए हैं। कार्बोकैटायन से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है वह एल्किल समूह है जो है कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। अर्थात जिस कार्बोकैटायन पर जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी जो एक्टिविटी है उतनी ही कम होंगी। अब देखो इसके अंदर एल्किल ग्रुप 1 है, इसमें एल्किल ग्रुप 2 है, इसमें एल्किल ग्रुप 3 है। तो इस तरह से लगातार जो है एल्किल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। तो एल्किल ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। किसको? कार्बोकैटायन को। तो जिस कार्बोकैटायन पर जितनी ज़्यादा संख्या में एल्किल ग्रुप होंगे वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? स्टेबल होंगे। अगर आपसे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि साहब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री और सबसे कम CH3+ वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के अंदर 3 एल्किल समूह हैं तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसमें 2 हैं तो कम होंगे, इसके अंदर 1 है तो और कम होगा, इसमें बिल्कुल नहीं है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इस तरह इधर से जाओगे आप, इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर मैं आपके सामने कार्बोकैटायन का एक 3 डायमेंशनल जो है डायग्राम बनाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने मेथेन का 3 डायमेंशनल आपने देखा होगा कि मेथेन का कैसे होता है। एक तो उसके अंदर ये बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ आता है, ऐसे, और एक ऐसे बॉन्ड जुड़ा होता है। तो इसी के आधार पर मैं आपको इस कार्बोकैटायन का बताता हूँ। अब देखो कार्बन के आप इसको करोगे तो एक बॉन्ड तो आपको बनाना पड़ेगा सॉलिड डैश वाला, एक तो होगा सॉलिड लाइन, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो डैश लाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक आपका हाइड्रोजन जो है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से ऐसे जुड़ जाएगा, और इनके परपेंडिकुलर एक ऑर्बिट और होता है जो इस प्रकार से विन्यासित होता है।
ठीक है। सबसे पहले अपने को इसमें संकरण देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो देखिए इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो और हाइब्रिडाइजेशन आप डिसाइड कर लो। कोवलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, sp2 होगा। ठीक है, तो इसके sp2 के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर, तो ये देखो इसके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, तो एक ऑर्बिटल यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, कार्बन का तो कौन सा हो जाएगा, sp2 ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन में सिर्फ 1s होता है, तो 1s ऑर्बिटल से जो है अतिव्यापित होकर इस बॉन्ड का निर्माण करेगा। सेम बॉन्ड यही है कार्बन का sp2, और इसका आ जाएगा 1s, इसका भी आ जाएगा कार्बन का sp2 और इसका 1s। ठीक है, एक ये जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एम्प्टी है और ये परपेंडिकुलर है, डिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक कार्बोकैटायन का आपको डायग्राम बताया है, किसका बताया है, कार्बोकैटायन का, 3 डायमेंशनल कार्बोकैटायन का। 3 डायमेंशनल के अंदर ये आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा के आधार पर आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर दिया, वो कौन सा है, sp2। तो sp2 के 3 ऑर्बिटल तीनों हाइड्रोजन से जोड़ दो, ये कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल 1s से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा, सेम ऐसा ये, सेम ऐसा ही ये। ठीक है, एक ऑर्बिट जो है ये एम्प्टी है और ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के। तो ये थोड़ा सा डायग्राम हो गया। और sp2 के आधार पर इसकी अगर आपसे कोई शेप पूछ ले तो आराम से आप शेप बता सकते हो, कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेन जो है शेप होगी। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि कार्बोकैटायन है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी शेप कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं ये कौन कौन से ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बने हुए हैं, कॉन्जुगेशन से बने हुए हैं, तो कार्बन का हमेशा sp2 और हाइड्रोजन का 1s, इनके अतिव्यापन से जो है ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में कोई भी रिएक्शन जो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के माध्यम से होती है उस रिएक्शन को अपन किस नाम से जानते हैं, उसको या तो पोलर रिएक्शन बोल सकते हो या उसको आयोनिक रिएक्शन बोल सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन जो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट से कंप्लीट होती हैं उस रिएक्शन का नाम, इसमें आयन बनेंगे तो आयोनिक रिएक्शन बोल सकते हो। और इसमें पोलराइजेशन होता है, अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज आता है एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको पोलर रिएक्शन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यह आपका कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन हेटेरोलाइटिक के अंदर। देखिए अगला एग्जाम्पल, हेटेरोलाइटिक के अंदर अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन CH3 और Z। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन का पेयर अब की बार इस कंडीशन में यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है तो CH3 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और Z पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर क्या हुआ था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे गए थे। अब की बार मान लो कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे आ रहे हैं, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन को अपन क्या नाम देंगे, कार्बोएनाइन। उसको अपन ने क्या नाम दिया था, कार्बोकैटायन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोएनाइन। ठीक है, संकरण की बात करें तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, आप देख लो 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकरण कौन सा होता है, sp3। उस कंडीशन में शेप कौन सी आती है, इसमें डिस्टॉर्टेड यानी कि विकृत टेट्रा
हाइड्रल जो है ये इसकी शेप आ जाएंगी। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s के अंदर जो है कॉन्जुगेशन होकर जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कार्बो एनाइन जो है इस पर चार्ज कौन सा होगा, आप आंसर दोगे साहब नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड, अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में आप जो ऑर्बिटल खाली रह गया था उसके अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन भर दो तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। आकृति कैसी आ जाएगी, विकृत चतुष्फलक की आ जाएगी। और जो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो उसमें कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो है इसमें भाग लेकर जो है इसका बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये आपका है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब अपना बच गया होमोलाइटिक। अगला अपना कौन सा बच गया, होमोलाइटिक। अब वो क्या होता है उसको समझिए। होमोलाइटिक फ्यूजन, नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब समान। अब की बार क्या करना है कि मान लो ये बॉन्ड है ए और बी के मध्य, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब की बार क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब इनका नाम जो है, इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, अब की बार जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पेयर है या 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को चला जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को भेजना एक विशिष्ट साइन से प्रदर्शित किया है। देखो किस तरह से प्रदर्शित किया है, हाफ एरो, हाफ हेडेड एरो, इस तरह से प्रदर्शित किया। इधर वाला मैंने इस तरह से प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इस सिंबल का प्रदर्शित करते हैं, इसे फिश हुक भी कहा जाता है, फिश हुक या हाफ हेडेड कार्वर्ड एरो। इसके द्वारा जो है आप होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं अब एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लो कोई कंपाउंड ये है, ये एल्किल समूह है और ये अक्ष, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। होमोलाइटिक में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, हाफ एरो इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसको हाफ एरो। ठीक है, इसको प्रदर्शित करोगे तो ये एक एल्किल आपका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, और दूसरा आपका अक्ष बन जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बनेगा, उसमें क्या बने थे, कार्बोकेटाइन बने थे या कार्बो एनाइन बने थे। उसमें क्या बने थे, कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन, इसमें क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल को देखो, इस पर कोई चार्ज है क्या, फ्री रेडिकल को चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये भी जो है मोर एक्टिव होता है, ये भी क्या होता है, फ्री रेडिकल भी मोर एक्टिव होता है। और जो मोर एक्टिव होता है वो स्टेबल कैसा होगा, लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया में भाग लेगा, यह अपने जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए एक्टिव ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी इसके अंदर कम होगी। और इसको भी अपन जो है वही 3 भागों में बांट सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर वो एक ही एल्किल समूह से घिरा हुआ हो तो 1 डिग्री, अगर वो है 2 एल्किल समूह से घिरा हुआ हो तो 2 डिग्री, अगर 3 एल्किल समूह से घिरा हुआ हो तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम ही है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम ही है। सबसे पहले CH3, उससे ज़्यादा आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वही है।
सेम टू सेम वैसे ही है। इसमें भी एल्किल ग्रुप जो है, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी। और होमोलाइटिक की प्रक्रिया से जो रिएक्शन होती हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या दोगे, रिएक्शन का नेम क्या रखोगे। अब उसमें तो आयन बन रहे थे तो आयोनिक रिएक्शन कहा था, इसमें आयन नहीं बन रहे, फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन बोल सकते हो उसको, फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। दूसरा, उसको अपन ने पोलार रिएक्शन बोला था तो ये नॉन पोलार होगी, अर्थात इसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो इसको नॉन पोलार रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने कोवलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिजन देखा। हेटेरोलाइटिक में क्या करना है कि आपको जो भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो पूरा का पूरा पेयर जो है वो एक एटम पे डाल देना है। जिस पर डालोगे उस पर नेगेटिव चार्ज, जहां से जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि कार्बोकैटायन बनते हैं। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री अपन ने समझ लिया। दूसरे के अंदर आप कार्बो एनाइन बनता है, उसके अंदर कार्बन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन के पास आ जाते हैं, दोनों को अपन ने समझा। हेटेरोलाइटिक के अंदर जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक एटम पे चला जाएगा, उससे बनने वाला जो स्पीशीज होगी वो फ्री रेडिकल्स कहलाता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी का अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।